हेलो हेलो हेलो। हराना सही। ऊपर ले गया इसको। मैं बता रहा हूँ क्या। हाँ बताइए। ये निकालिए। लीजिए लीजिए मैं बताइए उसको। ओके ओके उसको छोड़ दीजिए। हम्म? एक सेकेंड। बायो में नहीं। अच्छा ठीक है चलिए हो गया स्टार्ट हो गया। हेलो श्रेयांश कैसे हो भाई। आज हमारे ओके ओके मैं तुम लोगों को मिला देता हूँ ठीक है। तो जय हिंद एवरीवन। तो आज राजकुमार सर हमारे आए हुए हैं। इधर देखिए आप राजकुमार सर हमारे आए हुए हैं जो आज बायो की क्लास लेने वाले हैं क्लास 12 के लिए। तो आज इनका पहला दिन है थोड़ा सा नर्वस भले हैं लेकिन आज का डेमो रहेगा इनके लिए। और आज सब सही चलता है तो फिर हम लोग 12th बायो के लिए भी देख लेंगे ठीक है। स्कूल के जस्ट टाइम के बाद बायो चलेगा उसके बाद फिजिक्स चलेगा ठीक है। तो लेट स्टार्ट बायो सर स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद करते हैं ठीक है। चलिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Hello everyone. I am today I am going to talk about principle of inheritance and variations. It is the most important and the most weightage of the chapter. It contain approximately 10 to 14 question in NEET examination and board examination also. So today we are going to talk about the firstly we are going to talk about the introductory session of the chapter. What is the actual mean of the principle of inheritance and variations? Okay. आप चाहे तो हिंदी भी बोल सकते हैं। पेन पे टैप करिए वाइट वाइट पे सेकंड पे हाँ स्टार्ट। Principle of inheritance and variations. सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का एक्चुअल मीन जानेंगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है क्या। तो ये जेनेटिक्स की ब्रांच होती है जिसको हम लोग हम डिफाइन भी करते रहे हैं कि ये क्या होती है। जेनेटिक्स जेनेटिक्स इट इज ब्रांच ऑफ साइंस it is branch of science which deals with inheritance and variations ये साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन से डील करती है। इनहेरिटेंस होता है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे, फिर वेरिएशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। व्हाट इज इनहेरिटेंस। आप क्यों इसमें देखिए उसको छोड़ दीजिए आप बस इसमें देखिए ठीक है। खोलिए। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस आप बस इस कैमरे में देखिएगा ना मैं आ रहा हूँ तैयार रख लो। traits and character are transfer from parents to their offspring। तो इनहेरिटेंस होती क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ट्रेड और कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है जो कि जेनेटिक्स इससे डील करती है। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से डील करती है कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ये पहले हमने देख लिया कि इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ट्रेड और कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि
जब एक सेल डिवाइड करती है, रेप्लिकेट करती है, तो हमारे जेनेटिक जीनोम, जो जेनेटिक कंटेंट होते हैं, ये भी डुप्लीकेट करके डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, हम लोगों के अंदर जो ट्रेड या कैरेक्टर्स होते हैं, या हम लोग सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स में फादर या मदर के, कुछ कैरेक्टर हमारे पैटर्नल और मैटरनल इसलिए हैं क्योंकि वही क्रोमोसोम रिस्टोर हुए हैं हमारे अंदर। ठीक है। अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सिबलिंग टू देयर पेरेंट्स। एक पेरेंट्स अपने बच्चे से कितना डिफर कर रहा है। क्या हम लोग अपने पेरेंट्स की हूबहू डिक्टो कॉपी हैं? क्या एक भाई, एक सिबलिंग अपने भाई या बहन, क्या एक भाई और बहन दोनों एक जैसे एकदम क्या डिक्टो कॉपी हैं? तो उनमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगी, जो भाई में होगी उनमें, लेकिन उसके बहन में नहीं होगा। हो सकता है कि भाई जो हो पढ़ने में बहुत तेज हो, उसकी आईटी इंटेलिजेंसी ज्यादा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी बहन के अंदर भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर भी देखने को मिले। तो ये डिफरेंसेस होता है कि एक डिग्री ऑफ डिफरेंस होती है कि एक भाई बहन से कितना डिफर कर रहा है, और एक पेरेंट्स अपने बच्चे से कितना डिफर कर रहे हैं। इसको हम लोग वेरिएशंस कहते हैं। और इनहेरिटेंस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ट्रेड और कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे हो सकता है हमारे आई के कलर हो गए, बालों के टेक्सचर हो गए, आईटी इंटेलिजेंसी हो गई, स्किन की टोन हो गई। तो दिस आर द कैरेक्टर व्हिच आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जीनोमिक कंटेंट रिस्टोर हो जाती है, हमारे पेरेंट से हमें आके रिस्टोर हो जाती है। तो ये हो गया जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की इंट्रो हमने कर ली पहले कि जेनेटिक्स होती क्या है। तो एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जो हमको इनहेरिटेंस और वेरिएशन से डील करती है। इनहेरिटेंस हमने बता दी कि इनहेरिटेंस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें ट्रेड और कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के बीच। जो भी कैरेक्टर हमारे पेरेंट से हम में आए हैं वो किस प्रोसेस से आए हैं, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हमारे बालों के टेक्सचर कैसे हैं, हमारी आईटी इंटेलिजेंसी कैसी है, हमारे हाइट कैसे हैं, इच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी कैरेक्टर हमारे अंदर आए हैं वो कैसे आए होंगे, हमारे पेरेंट्स से में आए होंगे, कौन से प्रोसेस से आए होंगे, तो उस प्रोसेस को ही इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन क्या होती है। वेरिएशंस क्या होती है? वेरिएशन क्या होता है? द डिग्री ऑफ difference between parents to their offspring. The degree of difference between siblings. The degree of difference between sibling and the degree of difference between parent to their offspring. एक पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना डिफर कर रहा है। क्या जो बच्चे होंगे वो पेरेंट्स के डिक्टो कॉपी होंगे? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशंस हम लोगों में के अंदर होंगे जो पेरेंट्स के अंदर नहीं होंगे, और वही हमको आगे जाके सक्सेसफुली सर्वाइविंग के लिए हमारे लिए सही होगा। अभी हम देखेंगे व्हाई वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर अस। हम लोगों के लिए वेरिएशन क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वेरिएशन होती क्या है? द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। एक पेरेंट अपने बच्चे से कितना डिफर कर रहा है, एक भाई अपने बहन से कितना डिफर कर रही है, एक बहन अपने भाई से कितना डिफर कर रहा है। द डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो डिसिमिलरिटी है, जो विभिन्नताएं हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है? वेरिएशंस कहा जाता है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर हाउ वेरिएशन इज क्रिएटेड and how it is importance, how it is created and what is the importance of the variations. वेरिएशंस की क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्रिएट कैसे होते हैं, तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में डीप में जाके। तो वेरिएशंस कैसे जनरेट होती है, वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में। तो होता क्या है कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशंस बहुत लिटिल अमाउंट में क्रिएट होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशंस क्रिएट होती है, क्योंकि वहाँ पे दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, मींस मेल एंड फीमेल, टू अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। दो अलग अलग तरह के पेरेंट रिक्वायर होंगे, तो अलग अलग तरह के सेक्सेस रिक्वायर होंगे, मेल एंड फीमेल की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे डिग्री ऑफ वेरिएशंस क्रिएट होती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, सो यहाँ पे वेरिएशंस क्रिएट नहीं होती, यहाँ पे वेरिएशंस नहीं होता। मींस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होगा, या तो लिटिल अमाउंट में वेरिएशन क्रिएट होगी, वेरिएशंस होगा अमाउंट में होगा और बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी लार्ज अमाउंट में होगा, वेरिएशंस इन लार्ज अमाउंट में होंगे या मैक्सिमम अमाउंट में होंगे। अब ये क्वेश्चन होता है दोनों में वेरिएशंस आया कैसे, क्रिएट हो रहा है और एक में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिएट हो रहा है, तो क्या ऐसा हुआ क्रिएट हुआ होगा, तो देखेंगे हम लोग। जैसे देखो इसमें एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हम अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या होगा, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो इसके ही यही अमीबा जो होगी ये दो डॉटर आइडेंटिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। होता क्या होगा कि इसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे डीएनए के, वही कंटेंट इसके अंदर चले गए, है ना। जैसे मान लो सपोज करो इसकी जो डीएनए है वो एक क्वालिटी उसके पास है कि वो 50 डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेट करती है, टॉलरेट कर सकती है। मतलब अगर ये एक कैरेक्टर्स के अंदर है कि 50 टेम्परेचर को टॉलरेट करती है, मींस इसका ये है कि ये 50 डिग्री टेम्परेचर में सह लेती है, रह लेती है। तो ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसके जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बबलू बाबा जी कट कर दीजिए। तो ये जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या हुआ कि जब यही जीन दो डॉटर आइडेंटिकल सेल्स में चले गए, एक ये आइडेंटिकल सेल्स हो गया, एक ये आइडेंटिकल सेल्स हो गए, तो यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर चली गई, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर चली गई होगी, जो क्वालिटी इस जीन के अंदर रही होगी, अंदर जो भी क्वालिटी रहा होगा यही कैरेक्टर्स इसके अंदर चले गए होंगे। तो इनमें जो वेरिएशंस आया ये तो एकदम सब ओबाउंड हो गए अपने पेरेंट्स के, तो इनमें क्या होगी एकदम लिटिल अमाउंट में वेरिएशंस आ जाएगी, वेरिएशंस होगा लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट में होगा। अगर वेरिएशन बहुत लिटिल अमाउंट में क्रिएट हो रहा है, सपोज करो कि ये 50 डिग्री टेम्परेचर में टॉलरेट करने वाले इसके अंदर जेनेटिक कंटेंट है, डीएनए जीन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनवायरमेंटल चेंजेस हो जाए और टेम्परेचर 52, 54, 55, 60 के आसपास चली जाए, तो होगा क्या कि यही जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इन बच्चों के अंदर आया है, इस ऑफस्प्रिंग के अंदर आया है, तो ये भी सक्सेसफुली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये भी सक्सेसफुली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि सक्सेसफुली सर्वाइविंग के लिए वेरिएशन जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम बात कर लें किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें और उनमें उस तरह के जीन है, जैसे सपोज करो कि एक हीट टॉलरेबल जीन है जो हीट को टॉलरेट करती है, उसको उस कंडीशन के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन हुआ क्या, वो अब वही जीन एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करें तो वही जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में चले गए और वही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बच्चों के अंदर भी देखने को मिलेंगे, और अचानक से ये हुआ कि टेम्परेचर और एनवायरनमेंट की चेंज हो जाए, तो होगा क्या कि उस वही मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो पहले वाले हैं जो उसके फादर के अंदर, मतलब ये जीन के इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहा होगा यही इनके पास चले आए होंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर एनवायरनमेंट की टेम्परेचर अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो ये सक्सेसफुली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कह सकते हो कि वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुली सर्वाइविंग ऑफ द स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के सक्सेसफुली सर्वाइविंग के लिए वेरिएशंस बहुत ही जरूरी होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम होता है या लगभग ना के बराबर होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन कम इसलिए होता है क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वही कैरेक्टर
उस बच्चे के अंदर भी चले जाते हैं, तो ये कारण हो सकता है या होता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि तुम लोगों को कोई एक लेटर लिखने हैं या कोई एक वर्ड लिखना है और एक ही लोग लिख रहा है, जैसे हम बात कर ले राम लिख रहे हैं हम, है ना, और एक ही लोग लिख रहा होगा तो लगभग सिमिलरिटी, लगभग ये सारी ही चीजें सेम होंगी, इनमें सिमिलरिटी होगी, इनमें सिमिलरिटीज होगी। लेकिन अगर हम दो लोगों से कह दें कि एक तुम लिखो और दूसरा भी कोई लिखे, राम लिखे, तो क्या वो दोनों की हैंड राइटिंग एक होगी? नहीं होगी, क्योंकि वहां पे दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जहां पे दो लोग इन्वॉल्व होंगे वहां पे कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ वेरिएशन आएगी, डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी आती है, जिनको हम लोग वेरिएशंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कैसे हो रहा है ना। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट आर रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं? 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। 2 पेरेंट्स आर required to produce their offspring। यहाँ पे 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और ये दोनों पेरेंट्स कैसे होने चाहिए? अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। अपोजिट सेक्स के होने चाहिए मींस आइदर मेल और फीमेल, दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है आप स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, 2 अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इनमें वेरिएशंस कैसे क्रिएट होगा? देखो सपोज करो ये मेल के सेल हो गए, ये मेल हो गए, मेल के सेल स्पर्म की बात कर लेते हैं, मेल गैमेट की बात कर लेते हैं, और इधर हम बात कर लेते हैं फीमेल गैमेट्स की, फीमेल सेल या फीमेल गैमेट्स की बात कर लेते हैं। 2 इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट आप स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पे 2 हो गए, है ना। अब सपोज करो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो इसके अंदर भी हीट टॉलरेट कैपेसिटी है, हीट टॉलरेट करने वाले जीन हैं जो हमको 50 डिग्री टेम्परेचर में सरवाइव करा दे रहे हैं इस मेल के पास, और इस फीमेल के पास जो है ये है 45 या 40 डिग्री सेल्सियस में हमको सर्वाइविंग के लिए काम करना है। मतलब दोनों के पास हम सर्वाइविंग जीन की बात कर रहे हैं, हीट टॉलरेबल जीन की बात कर रहे हैं। जो मेल कैंडिडेट है, जो मेल है, उनके पास जो जीन है वो 50 डिग्री सेल्सियस हीट 50 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन जो फीमेल है वो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस की हीट को टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, ये कर सकती है। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में हम मैटिंग करा देते हैं, मैटिंग करा के इससे क्या हुआ, एक आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को हमने प्रोड्यूस करा दिया। तो इनके और इनके दोनों के ही क्रोमोसोम यहाँ पे रिस्टोर हुए होंगे। एक क्रोमोसोम पैटर्नल होगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पैटर्नल होगा और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल होगा। मतलब एक मदर से क्रोमोसोम यहाँ पे आए होंगे और एक फादर से आए होंगे, तो दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे रिस्टोर हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि अगर कभी भी अनफॉर्चुनेटली एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, 52 या 50 या बहुत कम हो जाए, है ना, तो जहां पे हीट अगर ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मेल गैमेट होगा, जो मेल होगा, जो फादर होंगे, इसके जीन एक्टिव होकर एक्सप्रेस कर जाएंगे और उस बच्चे को सरवाइव कराएंगे। और कभी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाए, बहुत नीचे चला जाए माइनस में, या बहुत बहुत कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, ये इसके जीन एक्टिव होके उस बच्चे को सरवाइव करा लेंगे। मतलब वो बच्चा दोनों कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए, मतलब 50 डिग्री या 52 के आसपास टेम्परेचर होगी, तो मेल के जो जीन होंगे वो एक्टिव होके एक्सप्रेस होंगे, आएंगे, बच्चे को बचाएंगे। और अगर ठंडी पड़ रही है तो उस कंडीशन में जो फीमेल के पास जो हीट टॉलरेबल जीन है, उस कंडीशन में वो एक्टिव होकर एक्सप्रेस करके उस बच्चे को बचा लेंगे। तो दोनों कंडीशन में बच्चा चाहे किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, अपने आप को सक्सेसफुली सर्वाइव करा सकता है। तो देखो इनमें क्या हुआ कि ये जो बच्चा होगा ना तो डिक्टो कॉपी इसके होगा, ना तो डिक्टो कॉपी इसके होगा। क्या डिक्टो कॉपी होगा दोनों की? नहीं होगा।
क्या हम लोग अपने पेरेंट्स में फादर या एकदम मदर के डिक्टो कॉपी हैं? नहीं, हम लोगों के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्नल हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैटरनल हैं, मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हाफ हाफ आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे हो रही है क्रोमोसोम की रिस्टोरिंग। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाते हैं, इसीलिए 50-50 कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं दोनों के हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये थी इंट्रो, मतलब वेरिएशन क्यों जरूरी है। तो सक्सेसफुली सर्वाइविंग करने के लिए या सक्सेसफुली सर्वाइविंग के लिए वेरिएशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वेरिएशन नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुली सर्वाइविंग ऑफ द स्पीशीज। वेरिएशन क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? चैप्टर के इंट्रो हमने पढ़े कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस चैप्टर का ये इंट्रो था हमारा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब सबसे पहले हमने इनहेरिटेंस के बारे में देखा कि इनहेरिटेंस क्या होती है, कैसी प्रोसेस होती है जिनमें ट्रेड और कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में। इसीलिए हम लोग अपने फादर मदर जैसे दिखते हैं लेकिन उनके जैसे एकदम डिक्टो कॉपी नहीं दिखते क्योंकि उनमें वेरिएशन काज होती है। और ये एक ब्रांच में पढ़ी जाती है, बायो की एक साइंस की ब्रांच होती है जिसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जो वेरिएशंस और इनहेरिटेंस से डील करती है कि कौन कौन से ट्रेड हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स में आए होंगे और उनमें क्या डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी रही होगी, क्या ऐसा क्यों हम लोग अपने फादर से और अपने मदर से डिफर कर रहे हैं। तो ये हो गया वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग या एक सिबलिंग के बीच में, उसको वेरिएशंस कह लेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा? इनहेरिटेंस का मतलब होगा कि जो भी ट्रेड और कैरेक्टर हमारे अंदर आए हैं हमारे पेरेंट्स से, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहेंगे। अब ये दोनों इनहेरिटेंस और वेरिएशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, इसके पीछे कौन सा रूल होगा, कौन से रूल के ऊपर ये किस रूल के बेसिस पे रन करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल का मतलब होगा कि ये जो जेनेटिक्स, ये जो इनहेरिटेंस और ये जो वेरिएशंस है ये किस रूल पे बेस्ड है, किस रूल पे काम करती है, उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सबसे पहले बात करेंगे जो जेनेटिक्स वाला टर्म था इसको देने वाला कौन था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटसन। बेटसन ने सबसे पहले इस वर्ड को दिया था। कौन थे? इनका नाम था बेटसन। बेटसन coined the term given by the term genetics given by बेटसन। बेटसन ने इस टर्म को दिया हुआ था। जेनेटिक्स हमने बता दी क्या होती है। जेनेटिक्स टर्म को कौन दिया था? बेटसन ने दिया था। इनहेरिटेंस क्या होती है ये भी हमने डिस्कस कर ली। वेरिएशंस क्या होता है ये बात कर ली। और इनहेरिटेंस और वेरिएशन किसके बेसिस पे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उनके भी बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मेंडल्स के बारे में, जिनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ये कौन से फादर हैं? जो इन्वेंटर्स होते हैं, जो डिस्कवरी को जो परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग फादर कहते हैं। तो ये ग्रीगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसके पीछे भी हम लोग बात करेंगे। तो इनका पूरा नाम जो था वो था, मेंडल्स की थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी देख लो। मेंडल्स की ऑटोबायोग्राफी। मेंडल कौन थे? तो इनका पूरा नेम ग्रीगर जॉन मेंडल था। पूरा नाम इनका ग्रीगर जॉन मेंडल। born on 20 July 1822 in Austria
die on death. 6 जनवरी 1884। तो ये इनका पूरा नाम हो गया। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। 20 जुलाई 1822 एक प्लेस है जिसको एस्ट्रिया कहते हैं। एस्ट्रिया में 1822 को इनका बर्न हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 को हुआ था। इनको किस वजह से जानते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जानते हैं, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ द जेनेटिक्स। इन्होंने ही फाउंडेशन किया था। इट इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस एंड जेनेटिक्स। फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस एंड जेनेटिक्स। इट इज फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस एंड जेनेटिक्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही मॉडर्न साइंस और जेनेटिक्स को स्टैब्लिश किया था। सबसे पहले उसके फाउंडर रहे थे, इसलिए हम इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीन और एलील के बारे में, फिर इस चैप्टर में मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे जीन के बारे में। जीन होती क्या है और एलील क्या होते हैं? पी कौन है? कट कर दिए। एक जीन होते हैं, दूसरे एलील होते हैं। जीन और एलील होते क्या हैं? क्या डिफरेंसेस होती है जीन और एक एलील के बीच में? क्या डिफरेंसेस होता है? तो देखो, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं जो अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कोई ऐसा जीन होगा जो हमारे हाइट के लिए कंट्रोल कर रहा हो, हमारे हाइट को कंट्रोल कर रहा होगा। कोई ऐसे जीन होंगे जो हमारे बालों के हेयर टेक्सचर को कंट्रोल कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी जीन होंगे जो हमारे स्किन के टोन को कंट्रोल कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी जीन होंगे हमारे जो आईटी इंटेलिजेंसी को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो अलग अलग तरह के जीन होते हैं जो अलग अलग तरह के कैरेक्टर को और ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो इनके जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, सपोज करो एक जीन है हमारे अंदर, और जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं। जीन हमेशा कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। जैसे कैपिटल टी एक जीन हुआ जो किसको कंट्रोल कर रहा है? टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है। तो टॉलनेस को कंट्रोल करने के लिए, टॉलनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कंट्रोल कर रहे हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले जीन, जो हमेशा पेयर्स में होते हैं। और इनके जो अलग अलग फॉर्म होंगे, जैसे ये कैपिटल टी, ये टॉलनेस के लिए कंट्रोल कर रहा होगा, तो ये प्योर टाल भी हो सकते हैं जिसको हम कैपिटल टी लिखेंगे, और ये डार्क भी हो सकते हैं जिनको हम स्मॉल टी लिखेंगे। तो ये जो जीन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। जीन की जो अलग अलग फॉर्म होते हैं उनको हम लोग एलील कहते हैं। जीन हमेशा पेयर में होते हैं लेकिन एलील हमेशा सिंगल होता है। जैसे कैपिटल टी एक जीन है, लेकिन जब हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कैपिटल टी एक जीन हो गया जो कि हमेशा पेयर में होता है, जो टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो इनमें से एक कोई बाहर निकलेगा। तो ये प्योर टाल के लिए हो गया, और डार्क के लिए ये स्मॉल हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग फॉर्म है ये दोनों जीन है जो हमेशा पेयर में है, और ये दोनों उसके अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलील कहते हैं। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। जीन के दो अलग अलग फॉर्म को ही एलील कहा जाता है। जीन हमेशा पेयर में होते हैं और एलील हमेशा सिंगल्स होते हैं। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। जैसे कैपिटल टी टॉलरेंस को कंट्रोल करने वाली जीन थी। हमारे बॉडी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉलरेंस को कंट्रोल कर रहे थे कौन से जीन? कैपिटल टी वाले जीन। अब ये दो हो सकते हैं, कैपिटल टी में ये भी हो सकता है और ये स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये जो अलग अलग फॉर्म होंगे इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? एलील कहेंगे। मतलब जीन के जो अलग अलग फॉर्म है उनको
एलील कहा जाता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। मेंडल एक्सपेरिमेंट है क्या? तो जो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट है उनका नाम, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको परफॉर्म किया गया था इन द ईयर बिटवीन 1856 टू 1863। ये जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे, इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? इस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पाइजम सटाइवम, जिसको हम गार्डन पी प्लांट भी कहते हैं, उसके ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? इस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि परफॉर्म किया गया था इन द ईयर बिटवीन 1856 टू 1863। 1856 टू 1863 के बीच में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की गई थी, जो मेंडल की एक्सपेरिमेंट थी। इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही है मेंडल के एक्सपेरिमेंट का ये नाम है, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। किस ईयर में परफॉर्म किया गया था? 1856 टू 1863। और ये 7 साल तक लगातार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की गई थी। लगातार ये 7 साल तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। किसके ऊपर परफॉर्म किया गया था? तो हम लोग कहते हैं कि भाई गार्डन पी प्लांट के ऊपर किया गया था, जिसको हम लोग पाइजम सटाइवम भी कहते हैं। मेंडल्स ने इस गार्डन पी प्लांट, जिसको पाइजम सटाइवम भी कहा जाता है, इसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि लगातार 7 साल तक चलाई गई थी या चली थी। क्या क्या स्टेप्स मेंडल ने लिए इस एक्सपेरिमेंट में? तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स को सेलेक्ट किया, 2 पेरेंट को सेलेक्ट करा और उनके बीच में क्रॉस कराई। जैसे एक प्योर टाल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया था उन्होंने, और एक प्योर डार्क कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लिया था, और दोनों को उन्होंने क्रॉस कराया था। सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स मतलब 2 पेरेंट को ले लिया और उन दोनों पेरेंट्स को उन्होंने क्रॉस कराया। 4 मिनट और पकड़ लीजिए, 40 मिनट हो जाएगा। और दूसरा, फिर उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया, और फाइनली जो रिजल्ट आउटकम हुए उनके, जो उन्होंने रिजल्ट, उनके जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट, फाइनली जो कंक्लूजन निकले हैं, उसके जो रिजल्ट थे, उसको उन्होंने एक पेपर में पब्लिश किया था 1865 में। 1865 में मेंडल ने उस आउटकम को एक पेपर में पब्लिश कराया था 1865 में। मतलब मेंडल ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। किसके ऊपर परफॉर्म किया था? तो पाइजम सटाइवम, जिसको हम गार्डन पी प्लांट कहते हैं। लगातार 7 साल तक चली थी। कब से स्टार्ट हुआ था? 1856 से 1863 से लगातार 7 साल तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। मेंडल ने क्या क्या चीजें सेलेक्ट की थी, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए थे? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, 2 पेरेंट को उन्होंने लिया था। जैसा कि जानते भी होंगे आप लोग, एक प्योर टाल था जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया गया था, तो जी ने इसके लिए डिनोट की गई थी, यूजीन यूज की गई थी, कैपिटल टी। और एक इन्होंने प्योर डार्क प्लांट को लिया था, जिसको हम स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? उन दोनों पेरेंट्स के गैमेट को बनाया। गैमेट बनाने के बाद उन्होंने उसके बीच में क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग के बाद उसको ऑब्जर्व किया कि क्या दिख रहे हैं। तो F1 जनरेशन में हमको क्या देखने को मिला था कि पूरे जो प्लांट थे वो टाल देखने को मिले थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्वेशन में देखा कि क्या क्या मिल रहे हैं। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया
एक प्योर टाल को लेके और एक प्योर डार्क को लेके जब उन्होंने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जब क्रॉस कराई, तो उनको क्या क्या चीजें देखने को मिली थी। हमारे और एक्सटर्नल जो के लिए चीजें- नाश्ता आ गया है गाइस, अब बस करिए। और जो चीजें उनको मिली थी, उन्होंने रिजल्ट में उन्होंने क्या किया, उसको एक बुक में पब्लिश किया था, जो कि 1865 में उसको पब्लिश किया गया था। और जब तक मेंडल जिंदा थे तब तक इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा गया था। इस एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म होने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को मेंडल ने पब्लिश कर दिया 1865 में। अपने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उसको ऑब्जर्व किया और उसके जो आउटकम है उसको 1865 में ही पब्लिश कर दिया। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट थी लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया का ना हो पाना, या लोगों की अंडरस्टैंडिंग ना हो पानी, रिसोर्सेज का ना हो पाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ना हो पाना, ये सारी चीजों के ना होने की वजह से या रिसोर्सेज की लैक होने की वजह से, लैकिंग होने की वजह से जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे, जो उन्होंने पब्लिश भी किया था 1865 में एक पेपर में, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को, ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, इसको 3 साइंटिस्टों ने मिलकर फिर से रीडिस्कवर्ड किया, रीपरफॉर्म किया, जिनमें कौन कौन से थे। पहले थे कार्ल कोरेंस, पहले थे रीडिस्कवरी, इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर्ड किया था। पहले साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेन, दूसरे वॉन टेस्मार्क, और तीसरे थे ह्यूगो डीवरीज। कार्ल कोरेंस, वॉन टेस्मार्क, TSCG, फोन आ रहा है बबलू मम्मी का। रहने दीजिए। इस 3 साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके गए थे उसको उन्होंने रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर करने में कौन कौन से साइंटिस्ट थे। पहले थे कार्ल कोरेंस, दूसरे थे ह्यूगो डीवरीज और तीसरे थे वॉन टेस्मार्क। इन्होंने मेंडल्स के डाटा को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट को रीपरफॉर्म किया। जब रीपरफॉर्म किया उन्होंने, तो ये पता चला कि जो मेंडल कई साल पहले करके गए थे वो चीजें सही थी, लेकिन वो लोगों तक इसलिए शायद नहीं पहुंच पाई होंगी क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज की कमी रही होंगी, इस वजह से वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई होंगी। फिर इनके मेंडल के डेथ के बाद इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म किया। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रीपरफॉर्म करने में कौन कौन थे। कार्ल कोरेंस, वॉन टेस्मार्क और ह्यूगो डीवरीज। इन्होंने फिर से उसको परफॉर्म किया और इन्हीं के सिफारिश की वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फर्दर क्यों सक्सेस हो गया, उसके पीछे रीजन क्या रहे होंगे। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस क्यों हो गया, क्योंकि पहली बार इन्होंने बायो के अंदर मैथ और स्टैटिक्स को इन्वॉल्व किया था। इन्होंने क्लास कराए थे। तो सबसे पहला जो सबसे सॉलिड रीजन था वो ये था कि मेंडल ने यहाँ पे मैथ और स्टैटिक्स को यूज किया था अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। दूसरा, जो रिजल्ट आउटकम हुए उन्होंने उसकी बार बार रिपीटिंग की। जो रिजल्ट उनको मिले अपॉन जनरेशन में, उन्होंने क्या करा दी, उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करा के सेल्फिंग करा दी। तीसरा क्या था, उन्होंने सैंपल का साइज बहुत बड़ा रखा था, सैंपल लार्ज साइज के थे। और चौथा क्या था, गिव द जनरल प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाटा। और चौथी जो थी वो क्या थी कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल के उन्होंने क्या किया था, इस डाटा के बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल दिए थे, कुछ लॉ को दिया था, जिनमें 3 लॉ पॉपुलर हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है
उसमें क्या होता है कि जब गैमेट को बनाते समय जो जीन होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होगा कि जो फ्यूजन जनरेशन होगी, चाहे हम एक प्योर डोमिनेंट ट्रेट को ले लेते हैं या एक प्योर रेसेसिव ट्रेट को ले लेते हैं, और दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं, जो प्योर डोमिनेंट होता है वही अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करता है। मतलब चाहे रेसेसिव रहे या ना रहे, हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये थी मेंडल की पहली लॉ, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। दूसरा था मेंडल का दूसरा लॉ, जिसको लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना। जब मेंडल ने दो अलग अलग ट्रेट को लेके उसको जब गैमेट बनाने के लिए उसको यूज किया, तो उनमें से वो सेग्रीगेट होके अलग हो गए। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि जब होमोलोगस और एनालॉगस की बात करेंगे, जैसे ये कैपिटल टी और कैपिटल टी है, जहाँ पे ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो होगा क्या कि जब ये दोनों सेम होंगे तो गैमेट बनाते समय कोई एक ही बाहर आएगा, या तो इसको बाहर ले लो या तो इसको बाहर ले लो, तो दोनों में से कोई एक बाहर आएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जीन हमेशा पेयर में थे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, गैमेट बनाते समय सेग्रीगेट हो रहे हैं। और इन्होंने मेंडल ने इसको सेकंड लॉ ऑफ मेंडल के सेकंड लॉ है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और थर्ड लॉ जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि कोई भी ट्रेट किसी के साथ मिक्स हो सकता है, मर्ज हो सकता है। जैसे उन्होंने राउंड और रिंकल्ड दो अलग अलग सीड के शेप ले लिए थे, और उन्होंने सीड पॉड, जैसे अगर हम सीड पॉड की बात कर लें तो एक ग्रीन होगा, एक येलो होगा, है ना, वायलेट होगा, सॉरी, उनके साथ जब हम लोग क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि ग्रीन हमेशा जो होगी वो येलो के साथ ही बाइंड होगी। वो किसी भी ट्रेट, मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे हाइट की, अगर हम किसी एक कैरेक्टर को ले लेते हैं, जैसे सीट के शेप को ले लेते हैं, तो सीट का शेप हमेशा एक साथ होगा। हो सकता है कि सीट के शेप के साथ प्लांट की हाइट भी हो जाए, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि कोई भी ट्रेट किसी के साथ कंबाइन हो सकता है। क्या रीजन रहा होगा मेंडल की पी प्लांट लेने का? व्हाट आर द रीजन व्हाट आर द रीजन बिहाइंड व्हाई मेंडल्स टेक द गार्डन पी प्लांट पाइजम सटाइवम? मटर के ही प्लांट को मेंडल्स ने क्यों लिया था? तो पहला रीजन था कि इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होती है, 2 से 3 महीने का ये प्लांट है पूरा, तो मैक्सिमम जनरेशन को हम एक समय में स्टडी कर सकते हैं, मैक्सिमम उसके प्रोजेनी को स्टडी कर सकते हैं, कम समय में मैक्सिमम जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा था कि जो फ्लावर था, जो पी प्लांट लिया था उन्होंने, गार्डन पी प्लांट था, वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हमको पॉलिनेशन कराना, चाहे हम सेल्फ पॉलिनेशन करा लें चाहे हम क्रॉस पॉलिनेशन करा लें, हमारे लिए आसान होगा, हम दोनों तरह के पॉलिनेशन इसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा था कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। चौथा था दे हैव द मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और चौथी जो रीजन ये थी कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि विजिबल थे, मतलब जो कि प्लांट में आराम से दिख जा रहे थे। वो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे? जैसे सीड के शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, पॉट के शेप, पॉट का कलर, फ्लावर की पोजीशंस। अब इसमें भी दो होंगे, एक डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव होगा। जैसे डोमिनेंट में राउंड और येलो हो जाएंगे। सीड की शेप की बात कर लो तो राउंड हमेशा डोमिनेंट ट्रेड होगा और रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेड होंगे। उसी तरह सीड का कलर डोमिनेंट होगा वो येलो होगा, और जो रिसेसिव होगी वो रिंकल्ड होगी। फ्लावर का कलर वायलेट जो होगा वो डोमिनेंट होगी, और जो व्हाइट होगी वो रिसेसिव होगी। इस तरह से मेंडल ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। नेक्स्ट, मेंडल ने जो क्रॉस कराया था, पहले जो क्रॉस चलना है, चलिए ठीक है, हाँ बस बोल दीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुको रुको रुको।